ज्योतिराव फुले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके प्रीफेस को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें पूरी पुस्तक का कंक्लूजन प्रस्तुत करते हुए महात्मा फुले स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि उनका उद्देश्य इस पुस्तक को लिखने के लिए सिर्फ ये बतलाना नहीं है कि ब्राह्मणों ने किस तरह शूद्रों पर अत्याचार किए हैं, बल्कि सरकार की आंखें खोलते हुए उसे अवगत भी कराना है कि उच्च वर्ग को शिक्षा देने की जो नीति लगातार सरकार अपना रही है वो आगे जाकर बहुत शरारत भरी और विनाशकारी साबित हो सकती है सरकार के लिए। उसके बाद हमने जाना महात्मा फुले के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तिथियों को। यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी और आज हम इसके अंतिम एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इसके अंतिम एपिसोड में हम उनका लिखा हुआ वसीयतनामा पढ़ेंगे। वसीयतनामा महात्मा ज्योतिराव फुले, और इसे ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी हैं और उसे आज के संदर्भ में कंपेयर कीजिएगा कि आज के माता पिता इतने सख्ती के साथ अपने बच्चों के लिए वसीयतनामा लिख सकते हैं। सत्यमेव जयते। वसीयतनामा दिनांक 10 जुलाई 1887 रविवार विद इन ब्रैकेट अगहन आषाढ़ कृष्ण 5। इस दिन में ज्योतिराव गोविंदराव फुले पैठगंज शहर पुणे व्यवसाय ठेकेदारी अपना वसीयतनामा लिखकर रखता हूँ कि मेरी उम्र करीब 60 से 65 वर्षों की हो गई है। मेरे बड़े भाई राजाराम ज्योतिराव फुले की मृत्यु हो गई है। हम दोनों कई दिनों से अलग होकर अपना अपना व्यवसाय संभाल कर अपना निर्वाह कर रहे थे। बंटवारे के बाद दोनों ने व्यापार के माध्यम से अपने लिए चल और अचल संपत्ति प्राप्त की, जिस पर हमारा अपना अपना स्वामित्व है। मेरी विधिवत पत्नी की कोख से कोई संतान नहीं जन्मी, इसलिए उसने गंजपैठ में श्रीमान केशव पंत सिंधी के बाड़े में विद इन ब्रैकेट मकान में रहने वाली काशी नामक स्त्री के लड़के की नाल काटने से लेकर उसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। 12वें दिन हम दोनों ने उसका नाम यशवंत रखा। आज वह लगभग 13 वर्ष का है, कानूनी अज्ञानी है। हमारे पश्चात हमारी जायदाद की रक्षा ठीक तरह से हो तथा उसमें कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए आपकी उपस्थिति में पूरी सोच समझ से हमारे पश्चात हमारा बेटा चिरंजीवी यशवंत किस तरह का बर्ताव करे विद इन ब्रैकेट ये लिख रहे हैं। हमारी जायदाद का ब्यौरा इस प्रकार है। शाखा पुणे, उप शाखा सब रजिस्ट्रार हवेली की सीमांत गर्त हमारे मकान है। संख्या 1, मकान क्रमांक 395 खंड 11 एक मंजिला नया मकान है। उसके कंपाउंड में कुआं खोदकर बनाया है। कंपाउंड के साथ उसकी दक्षिण उत्तर लंबाई तकरीबन 76.5 फीट, दक्षिण पश्चिम चौड़ाई तकरीबन 45 फीट तथा उत्तर की ओर उत्तर पश्चिम चौड़ाई तकरीबन 28 फीट है। इसकी चतुः सीमा इस प्रकार है। पूर्व दिशा में सड़क है जिसके पार तुम्बी बाड़े, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, बैरागियों के तथा बापू भाई आटे वाले के मकान हैं। पश्चिम दिशा में हमारे शौचालय आने जाने के रास्ते से पार हमारे भाई राजाराम के बंटवारे के हिस्से के तथा स्व कमाई से मिलाकर 2 मकान हैं। दक्षिण दिशा में गली के आगे रामचंद्र किशन कुम्हार का मकान तथा बाबाजी राणोजी फुले की खाली जगह है। इस जगह का कुछ हिस्सा मैंने खुद खरीद कर कुछ नीलाम में खरीदा तथा कुछ हिस्सा बंटवारे के बाद मुझे मिला है। इस जगह पर मैंने कुछ बंगले तथा बाकी सादा मकान बनाया है। इन सब का हम स्वामित्व में रहकर उपभोग कर रहे हैं। संख्या 1, मकान नंबर 394 के 3 खंड 1.5 मंजिला है। आगे की ओर चबूतरे के साथ उसकी पूर्व पश्चिम लंबाई तकरीबन 32 फीट तथा दक्षिण उत्तर चौड़ाई करीब 16 फीट है। इसकी सीमाएं इस प्रकार है। पूर्व दिशा में रामचंद्र किशन कुम्हार के मकान का पिछवाड़ा है। पश्चिम में आंगन के पार खंडोजी कृष्णाजी तथा बालाजी राणोजी फुले के मकान हैं। उत्तर में बालाजी राणोजी की खाली जगह है। ये हमारे पुरखों का बनाया मकान है जो बंटवारे में मेरे हिस्से में आया तथा जिसे मैं उपयोग में ला रहा हूँ। इन दोनों मकानों का शौचकूप घर के समीप घर की सीमा से बाहर है तथा उसे मैंने नमूने के अनुसार बनाया है। उस पर मेरा अधिकार है
किसी अन्य का अधिकार, स्वामित्व या उपभोग का हक नहीं है। संख्या 1, खाली जगह इसकी दक्षिण उत्तर लंबाई तकरीबन 41 फीट और पूर्व पश्चिम चौड़ाई तकरीबन 28 फीट है। चतुर्सीमा पूर्व में राजाराम गोविंदराव फूले के खुद खरीदे हुए मकान का पिछवाड़ा है। पश्चिम में गली के पार हरीबा फूले की खाली जमीन है तथा उत्तर में रात के पार भोपाजी कुम्हार के मकान का पिछवाड़ा है। ये खाली जगह मैंने राजाराम गोविंदराव फूले से खरीदी थी तथा मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। संख्या 1, दूसरी जगह इस तरह की लंबाई चौड़ाई नीलाम पत्र के अनुसार चतुर्सीमा पूर्व में गली के आगे नारायण मुकुंदा कांडगा का मकान का पछवाड़ा है। पश्चिम में गली के पार बालाजी दुलमाजी आल्हाट के मकान का पिछवाड़ा है। दक्षिण में गली के पार बाबाजी मुकुंदा कांडगा के मकान का अगला हिस्सा है तथा उत्तर में खंडोजी उसाजी फूले के घर के बंगले का हिस्सा है। ये खाली जगह हमने नीलाम में खरीदी तथा हम उसका स्वामित्व से उपभोग कर रहे हैं। संख्या 1, खाली जगह तीर्थ रूप गोविंदराव शेटीवा फूले ने पहले ज्योतिराव विठोबा फूले का मकान नीलाम में खरीदा था। वह ढहने के कारण अब वहां पर खाली जगह है। उसके आधे हिस्से पर हमारा तथा आधे हिस्से पर राजाराम गोविंदराव फूले का अधिकार है। जिला पुणे, तालुका पुरंदर तथा गांव खानबड़ी में हमारे परिवार का पुरखा का मकान 9 खड़ों का 2 कंपाउंड वाला का बाड़ा है। उसी तरह इस गांव में बाड़ा में, खेत में, जमीन पर खोदे हुए कुएं में, बागीचे आदि में हमारे पिता तीर्थ रूप गोविंदराव शेट्टीबा फूले का आधा हिस्सा है। उन सब में हमारे ज्येष्ठ बंधु राजाराम गोविंदराव फूले तथा मेरा आधा आधा हिस्सा है। ये मेरी अचल संपत्ति का ब्यौरा है। उसी तरह मेरे घर में चल संपत्ति है जिसकी जानकारी मुझे तथा मेरी पत्नी को है। हम दोनों इन सब के मालिक हैं। हम दोनों के बाद हमारा पुत्र यशवंत हमारी चल अचल तथा हर प्रकार की संपत्ति जायदाद का मालिक बनेगा। समझदार तथा बालिग होने पर वह उसका उपयोग सुशिक्षितता से तथा वंश परंपरा से करे तथा उस पर स्वामित्व करे। हमारे संपत्ति जायदाद पर हमारे भाई तथा भतीजे गणपतराव फूले का या अन्य किसी का कोई अधिकार, दावा या उत्तराधिकार नहीं है। मेरी कमाई पर किसी भी तरह अधिकार नहीं है। हमारी चल अचल तथा भविष्य में प्राप्त संपत्ति पर अधिकार केवल हमारे पुत्र यशवंत का ही है। अभी वह नाबालिग है, इसलिए मैं और मेरी पत्नी सावित्री उसे पाल पोस कर विद्या शिक्षा दे रहे हैं। उसके पीछे हमारी सोच है कि यशवंत अपना सारा जीवन तथा सब कुछ ईश्वर के लिए अपने सभी तरह से पीड़ित, अज्ञानी, दुर्बल, शूद्र, अतिशूद्र मानव बांधवों को उनके मानवाधिकार समझाने तथा उनकी ठगी, चालाकी, मानव द्रोही आर्यभट्ट ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्तता करने के काम में लगाएं तथा अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मतलब ये कह रहे हैं कि जितनी भी संपत्ति है उसका इस्तेमाल जो है वो समाज के लिए करे उनका बेटा यशवंत। और यदि वे ऐसा नहीं करता तो उसके लिए उन्होंने क्या लिखा ये भी सुन लीजिए। तथा अपने जीवन को सार्थक बनाए। अपने तारक अंग्रेज सरकार के हर काम में सहायता देने से वह अपनी जान की परवाह न करें। यशवंत का विवाह अज्ञानी लोगों की भ्रामक समझ के अनुसार हो या न हो, मैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले तथा मेरी विधिवत पत्नी सौभाग्यवती सावित्री बाई ज्योतिराव फूले, इन दोनों की मृत्यु के बाद हमारे अंतिम संस्कार सत्य शोधक समाज के अनुसार करने का अधिकार केवल यशवंत को होगा। हम दोनों के शव हमारे पुरखों की परंपरा अनुसार नमक के साथ दफन किए जाएं। आर्यभट्टों की बातों में आकर दहन कभी न किया जाए। अगर हमारी मृत्यु के समय चिरंजीव यशवंत मौजूद न हो तो सत्य शोधक समाज के किसी भी उपस्थित सदस्य को हमारे अंतिम संस्कार करने का अधिकार होगा। तो ये बात पढ़ने के बाद मुझे दया पवार जी की अछूत में लिखी गई बात याद आ रही है। दया पवार जी ने भी अपनी आत्मकथा अछूत में क्लियरली मेंशन किया है कि बाबा साहब
का जब अंतिम यात्रा के बाद उनकी अंत्येष्टि की गई थी, तो उनके शरीर को दफना कर नहीं बल्कि जलाया गया था। और उन्होंने क्लियरली इस बात को मेंशन किया है कि बाबा साहब से पहले महार जो है वो अपने जो शव है उनको जलाया नहीं करते थे बल्कि दफनाया करते थे। और यहाँ पर भी क्लियरली मेंशन किया है महात्मा फूले ने कि उनके शरीर को जलाया ना जाए बल्कि नमक डालकर दफनाया जाए। अगर मेरी मृत्यु के बाद यशवंत स्कूल में जाकर ढंग से पढ़ाई कर मैट्रिक तथा अन्य उपाधियां प्राप्त करने के बजाय दूसरे लड़कों की तरह आवारागर्दी करने लगे, तो मेरी पत्नी सत्यशोधक समाज के सदस्यों के बहुमत से यशवंत को सिर्फ मेरे हिस्से के पुणे के मकान क्रमांक 394 या खानवड़ी के मेरे बंटवारे के बाड़ा, खेत, बगीचा तथा कुएं का हिस्सा देकर बाकी सारी संपत्ति में उसका हिस्सा खारिज करे। समाज के सदस्यों के बहुमत से निर्णय लेकर यशवंत की जगह माली, कुलवाड़ी, धनगर आदि शूद्र समाज के अन्य किसी सबसे होनहार तथा लायक लड़के को मेरी संपत्ति का मालिक बनाकर उससे सारे काम करवा ले। संक्षेप में शूद्र अति शूद्रों को दासानुदास मानने वाले आर्यभट्ट ब्राह्मण जाति के साथ उनके अनुचरों की परछाई तक मेरे शव पर तथा उस पर किए जाने वाले संस्कारों पर न पड़े, इसलिए हमारे निर्माणकर्ता की नम्र प्रार्थना पर यह वसीयतनामा अपनी राजी खुशी से तथा समझदारी से पूरे होशो हवास में लिख रखा है। तारीख 10 माह जुलाई ईस्वी सन 1887। हस्ताक्षर ज्योतिराव गोविंदराव फूले। गवाह हस्ताक्षर सेवाराम शिवराम तिवारी चाकड़, टी हवेली, पुरोहन सिंह GGR, मुरलीधर राजाराम हिरवे, विनायक बापूजी भंडारकर। श्री ज्योतिराव गोविंदराव फूले पूरे होशो हवास में हैं। हस्ताक्षर डॉक्टर विश्राम रामजी घुले, असिस्टेंट सर्जन पुणे, 15 जुलाई 1887। तो इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है और ये पुस्तक भी। ये आपको कैसी लगी और ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस वसीयतनामा के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप अम्बेडकर नामा को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। 2-4 दिन का समय लूंगी, फिर अगली पुस्तक के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।